हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। बजट की इस खास कवरेज में आज हमारे साथ चीफ इकोनॉमिस्ट सुमन चौधरी मौजूद हैं। सर से जानेंगे इस बजट को लेकर इकोनॉमी में कितना बड़ा हलचल होने वाली है, इकोनॉमी में क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, और भारत जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे इस बजट उसमें मदद कर सकता है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। वेलकम टू पैसा लाइव। Thank you. Thank you for inviting me. सर, बजट में वैसे तो दो पहलू माने जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया जाता है और टैक्सेस के बारे में बताया जाता है, और दूसरा जो सरकार के ये सरकार को लेकर लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से सरकार की इंटेंशन क्या है। तो जो पॉपुलर बजट का एक ट्रेंड इंडिया में पिछले कुछ टाइम से आया, जब ये कहा गया है कि ज़्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा और स्पेंडिंग को बढ़ाया जाएगा और लोगों के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ बनेंगी, जो कि एक वेलफेयर स्टेट का तरीका है। उस मामले में ये बजट कैसा था? देखिए, ये तो हमको मानना है कि ये जो बजट पेश किया गया है, दिस इज अ वेरी कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट। ये कंजम्पशन को, हमारा इकोनॉमी में कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए ये बजट प्राइमरीली फोकस किया है। अब मेनली आप देखिए द टैक्सेशन मेजर्स जो लिए गया है मिडिल क्लास के लिए, ये तो पहले कभी नहीं लिया गया है। बिकॉज इफ यू सी, आपका जितना टैक्स सेविंग हुआ है, ये जिसका तकरीबन 12 लाख के ऊपर, स्पेशली द मिडिल इनकम जो 12 से मान लीजिए 24 लाख तक, वो जो टैक्स ब्रैकेट में जो लोग हैं उसको काफी टैक्स सेविंग मिलेंगे। 80,000 से 1 लाख पर एनम, अराउंड दैट टैक्स सेविंग विल बी अवेलेबल। इससे जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेंगे और इसमें कंजम्पशन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये लोग वो सेविंग्स शायद कुछ न्यू गुड्स परचेज करेंगे। तो डेफिनेटली ये इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव है। आपको पता होगा कि इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन देखे हैं हम लोग। 6.4% के बात कर रहा है FY 25 में। तो ये डेफिनेटली इट विल गिव अ पुश इन FY 26 इन इम्प्रूविंग GDP ग्रोथ। तो दिस इज अ कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बोलूंगा, देर आर मेनी लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए गया है टू एक्सपेडाइट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए, पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए काफी मेजर्स ले चुके हैं। ये लोग बात कर रहे हैं एक हाई लेवल कमेटी क्या, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान देंगे, ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे, अप्रूवल्स लाइसेंस को थोड़ा इजी करेंगे, सो दैट मोर बिजनेसेस कैन कम इन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर है जो इमीडिएट नजर में नहीं आता है। लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MSME के लिए काफी मेजर्स गवर्नमेंट ऑलरेडी फोकस्ड है, और भी लिए गए हैं। गारंटी कवरेज देखिए आप, इंक्रीज कर दिया गया है फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, फॉर स्टार्टअप्स, फॉर आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काफी फंडिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। ये दिस आर वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी लोगों को यही मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस नहीं है। मैं ये आई डोंट बिलीव इन दिस। आप देखिए एलोकेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 10.2 लाख करोड़ का खर्च होने का उम्मीद है दिस साल, वो 11.2 लाख करोड़ होगा अगले साल। तो थोड़ा सा ग्रोथ तो नजर आ रहा है उसमें। एंड सेकेंडली आप देखिए कैसे न्यूक्लियर पावर के ऊपर फोकस दिया गया है, विच इज डेफिनेटली पावर सेक्टर में इट इज अ वेरी मेजर स्टेप टुवर्ड्स रिन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल। तो एक टारगेट सेट किया गया है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी अगले बाय 2047 बना जाएंगे। तो ये मेजर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी फोकस है। फाइनली मैं ये बोलूंगा कि देर इज ऑल्सो दिस फिजिकल कंसोलिडेशन कमिटमेंट जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी शोकेस किया है। देखिए टारगेट फिजिकल कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोरोइंग कॉस्ट कम करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो उसके लिए आप देखिए जो टारगेट सेट किए थे, दे आर गोइंग इवन बियॉन्ड द टारगेट्स। तो टारगेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट जो थे FY 25 का 4.9%, दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट डाउन फर्दर टू 4.8, और अगले साल के लिए वो 4.4% है।
मतलब दिस फोकस ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ओवरऑल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए। सर एक बार और एक और चीज़ थी बजट में जिसकी बात की गई, इन्वेस्टमेंट इंडेक्स बनाने की बात की गई इंडियन स्टेट्स के बीच। तो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट को लेकर या मैन्युफैक्चरिंग में डिस्पैरिटी है विद इन द इंडियन स्टेट, नॉर्थ के काफ़ी कुछ स्टेट हैं जो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, वेस्ट और साउथ में एक कंसंट्रेशन है, उसको कितना दूर करने में सरकार कामयाब हो सकती है? ये देखिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट्स जो ये है इंडेक्स का आपने बात किया, ये गवर्नमेंट को ये नज़र में ये है कि कुछ स्टेट्स आगे हैं इन्वेस्टमेंट्स में, कुछ लोग पीछे हैं। तो उसको इनकरेज करने के लिए कुछ मेजर्स ले लिया जाएगा। और आप देखिए कुछ तो एक डेफिनेट एक इन्वेस्टमेंट का कंपटीशन बिटवीन द स्टेट्स ये करना चाहता है कि स्टेट शुड कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक ये गवर्नमेंट का प्लान है। और आई थिंक अगले कुछ सालों में आप देखेंगे जो जो बैकवर्ड स्टेट्स है लिटिल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लोग भी अपने तरीके से कोशिश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए। सर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी फोकस सरकार का रहा है, और इस बार बजट में लिथियम आयन बैटरी को लेकर भी एक बात की गई, कोबाल्ट को लेकर भी उस पर जीएसटी, उस पर टैक्स हटाने की बात की गई। ये कितना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिसमें तमिलनाडु तेलंगाना का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो कितना बड़ा भारत के लिए गेम चेंजर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ये जो हाई टेक्नोलॉजी एरिया है ये सिर्फ पहले फोकस था कि ओनली ऑन, देखिए, असेंबली ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, असेंबली ऑफ लैपटॉप्स, ये सब इनिशियल स्टेज है। धीरे धीरे इसका जो कंपोनेंट्स है इसका भी मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू चेन में इसका भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। सेमीकंडक्टर का भी बात हो रहा है, आपको पता होगा, ये बजट में डायरेक्टली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बट आउटसाइड द बजट काफी इन्वेस्टमेंट्स हो चुका है कि सेमीकंडक्टर बनाने का प्रोजेक्ट्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक एरिया में क्लियरली गवर्नमेंट हैज अ बिग विजन दैट इट वांट्स टू एक एक इंडिजिनस मैन्युफैक्चर, आत्मनिर्भर जो प्लान है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डेफिनेटली लाने के लिए बड़ा बिग प्लान है। और उसके ऊपर स्टेप्स भी लिया जा रहा है। सर कई सारे बेनिफिट इस बजट में भी ऐलान किया गया है कि इन कॉरपोरेशन के 5 साल तक टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और इसके अलावा स्टार्टअप्स को भी कुछ इस तरीके से था, मुद्रा लोन या फिर उनका जो लोन की लिमिट थी या लोन गारंटी थी वो भी बढ़ा दी गई। स्टार्टअप्स का कितना बड़ा रोल है इंडियन इकोनॉमी में इस समय, और एम्प्लॉय जनरेशन में भी? स्टार्टअप्स का काफी बड़ा रोल है। आप आपको मेरे पास अभी नंबर नहीं है इमीडिएटली, बट आप देखे होंगे कि लास्ट पिछले 5-10 साल से, स्पेशली आफ्टर कोविड, काफी स्टार्टअप्स का नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बहुत बढ़ गया है। बहुत देर इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन स्टार्टअप्स। एंड काफी ये सब स्टार्टअप्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहा है। इसके लिए वन मेन मेजर ये जो लिया गया है, मैं देखा हूँ कि गारंटी कवर जो है, ये स्टार्टअप्स का जो जो लोन देने वाला है, जो लेंडर्स है, बैंक्स है, उसके लिए गारंटी कवर भी दे रहे हैं। अप टू 20 करोड़ का गारंटी कवर मिलेंगे। तो फंडिंग का भी मेजर्स लेके आ रहा है गवर्नमेंट, सो दैट दिस स्टार्टअप्स एनवायरनमेंट इज मोर कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जॉब क्राइसिस की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है। बजट में आपने ऐसे कौन से चीज़ें देखी जो सरकार इसको प्रमोट करना चाहती है कि जॉब क्राइसिस कम हो सके, और देश में एक तरीके से इनकम डिस्पैरिटी भी काफ़ी बढ़ गई है, वो उसको कम किया जा सके? गवर्नमेंट एक स्टेप लिया गया है, मेरे को जितना याद आ रहा है बजट का स्टेटमेंट में, नेशनल स्किलिंग मिशन, एक नेशनल स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए, जितना मेरे तक याद है, दे दे हैव टॉक्ड अबाउट 5 नेशनल स्किलिंग ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएंगे। उधर दे विल स्किल्ड जो स्किल्ड रिसोर्सेज है, उसको डिफरेंट फंक्शंस में उसको स्किलिंग दिया जाएगा, सो दैट दे आर रेडी फॉर इंडस्ट्री। स्पेशली आपका न्यू टेक जो इंडस्ट्री आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आ रहा है, तो उसमें ज्यादा स्किल्स का जरूरत है। एआई, न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, एआई इज कमिंग, उसमें जो स्किलिंग का जरूरत है शायद ये स्किलिंग इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा। दिस डेफिनेटली एक बड़ा स्टेप होगा उस स्किलिंग गैप रिड्यूस करने के लिए।
सर आपने एमएसएमई की बात की। एमएसएमई इंडिया में कम से कम लेबर इंटेंसिव मार्केट्स, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में काफ़ी उसका बड़ा रोल है और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। लेकिन फिर इस तरीके की कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ उतना लेबर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसके बीच का गैप सरकार कैसे पूरा करेगी जिससे नंबर ऑफ लेबर्स मार्केट में रहें और लोगों को जॉब मिल सके? देखिए, लेबर इंटेंसिव कुछ सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट उसका भी डेवलपमेंट का फोकस कर रहा है। जैसे देखिए, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर भी काफी मेजर्स लिया गया है, सिर्फ ये बजट में नहीं, नहीं उसके उसके पहले। फूड प्रोसेसिंग में लेबर इंटेंसिटी ज्यादा होता है, टेक्सटाइल में ज्यादा होता है। टेक्सटाइल्स के लिए भी कुछ मेजर्स है जो गवर्नमेंट ने ले चुका है। एंड मेरा मानना ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। तो एस एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स में एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज्यादा होंगे। तो वो उसमें मेरे को मानना है कि काफी कुछ मैंने बताया, कुछ स्टेप्स लिया गया है, वो डेफिनेटली यूजफुल होगा। स्पेशली एक्सपोर्टर्स के लिए एक नेशनल एक्सपोर्ट्स मिशन भी अनाउंस किया गया है। वो हेल्प करेंगे, that will help exporters, especially MSME exporters, for developing the overseas markets, and for financing also काफी measures लिया गया है। ये MSME एक्सपोर्टर्स अगर स्केल अप करेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सर इस बार इनकम टैक्स को लेकर बहुत बात हो रही है। 12 लाख तक की इनकम टैक्स को फ्री करने की बात हो रही है। वो हो चुका है उसका ऐलान। लेकिन ये कहा जाता है कि इनकम टैक्स के दायरे में भारत में बहुत कम लोग आते हैं। वो परसेंटेज यूएस में शायद 22-23% है और देशों में उससे ज़्यादा भी है। अभी तक लगभग 1.5 से 2% लोग ही इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं। तो ये इसमें कैसे रिफॉर्म हो सकता है? और जो इसके आसपास का सेक्टर है, चाहे वो अनरेगुलेटेड इकोनॉमी है या फिर उसको ब्लैक इकोनॉमी भी कह सकते हैं, उसको टैकल करने के लिए सरकार क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार जो आज अनाउंस किया है, ये सिर्फ ये जो टैक्स कट, ये टैक्स का रिलीफ जो दे रहा है, ये सिर्फ कंजम्पशन बूस्ट के लिए नहीं है। ये एक बड़ा स्टेप है फॉर टैक्स रिफॉर्म, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के लिए। देखिए, जैसे आप बताया कि बहुत सारे लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जिसका इनकम है, लेकिन वो लोग शायद टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते या डिस्क्लोज नहीं करते इनकम। वो लोग, मेरा मानना है कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बिकॉज टैक्स रेट्स कम होते जा रहा है, तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होंगे थैंक्स और होंगे। डिस्क्लोजर्स भी बढ़ेंगे। तो ये सब धीरे धीरे मेजर्स लेके आ रहा है गवर्नमेंट, जिसमें आपका इनफॉर्मल सेक्टर भी धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे, डिस्क्लोजर्स बढ़ेंगे, बिकॉज टैक्स रेट्स कम हो रहा है। सर सेमीकंडक्टर की आपने बात करी और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम हो रहा है। लेकिन रूरल इकोनॉमी जो है उसको लेकर सरकार क्या बड़े प्रयास करने वाली है? और अभी क्या चल रहा है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट कम से कम पिछले 5-10 साल में, जिसको इवेलुएट कर सकते हैं इंडियन रोड मैप टू इकोनॉमिक जस्टिस? एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। आपको पता है कि हमारा देश में फूड इन्फ्लेशन पिछले 5 साल से काफी हाई चल रहा है, एवरेज 6 से 7, 6% एवरेज कर रहा है। तो इसको कम करने का जरूरत है। इसका एक ही मेजर सोल्यूशन है, ये कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्टिव बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मेजर्स गवर्नमेंट ले चुका है पहले भी, इस बजट में भी हाई यील्डिंग सीड्स का बात किया गया है। एक नया स्कीम, प्रधानमंत्री का स्कीम अनाउंस किया गया है, जिधर 100 जो डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें प्रोडक्टिविटी लो है, उसको लिया जाएगा, उसको एक फोकस्ड इंप्रूवमेंट किया जाएगा उसका। ये सब स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एंड अनदर थिंग इज, देखिए कुछ प्रोडक्ट्स जो है, फूड प्रोडक्ट जैसे पल्सेस, दाल, जो हम दाल बोलते हैं, उसका हमको काफी इंपोर्ट्स होता है हमारे देश में, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। तो सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पल्सेस में एक प्लान लिया गया है अगले 5 सालों में। दे आर होपिंग दैट इंडिया विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस। ये सब मेजर्स, मेरा मानना है, ये फूड इन्फ्लेशन इंडिया कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
सर, आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात हुई बजट की स्पीच के दौरान, और हमने कई सेक्टर में देखा भी है ये। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट डेफिसिट अभी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट जिसे बोल सकते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आई, उसके बाद टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग को भी इस बार बजट में नाम लिया गया। गारमेंट इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी आई थी बांग्लादेश का, जब वो पूरा क्राइसिस हुआ था। आईटी के बाद क्यों नहीं ऐसा कोई सेक्टर खासकर मैन्युफैक्चरिंग में आ पाया है जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट कुछ हद तक कम हो सके? गवर्नमेंट का कोशिश जारी है। एक मेजर लिया गया है, एक नेशनल एक्सपोर्ट मिशन का बात किया गया है, जो फंडिंग का एक्सेस इंप्रूव करेगा, फिर मार्केट भी एक्सेस इंप्रूव करेगा। वो स्टेप्स लिया जा रहा है। लेकिन एक बात हमको मानना पड़ेगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट आजकल करेंटली इतना पॉजिटिव नहीं है। आपको पता है, ग्लोबल काफी वोलेटिलिटी है, टैरिफ्स बढ़ रहा है। कुछ कंट्री में यूएस हाई टैरिफ्स का बात कर रहा है, एंड यूएस टैरिफ बढ़ाएंगे तो काफी और कंट्री बढ़ाएंगे। तो ये जो एक प्रोटेक्शनिस्ट एनवायरनमेंट ग्लोबली चल रहा है, इसका एक इन्वायरमेंट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, जो जिसके लिए एक्सपोर्ट स्लो हो रहा है। बट मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट का इसमें ऊपर फोकस है। जैसे देखिए, और एक मेजर था कि टॉय सेक्टर जो एमएसएमई सेक्टर है, उसको इंडिया को, टॉय सेक्टर को कॉस्ट कम वेरी कॉम्पिटिटिव बनाना है, सो दैट बड़ा एक्सपोर्ट्स हो सके इंडिया से। तो गवर्नमेंट का पॉलिसीज ओरिएंटेशन है एक्सपोर्ट्स की तरफ, लेकिन आज का जो एनवायरनमेंट है वो इतना पॉजिटिव नहीं है एक्सपोर्ट्स के लिए। सर, पर कैपिटा इनकम की बात इंडिया के लिए बहुत की जाती है, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2400 के डॉलर के आसपास है। वो फिगर काफ़ी कम है। क्या आप इसमें क्या देखना चाहते हैं, क्या रख रहे हैं कि स्टैट्स में काफ़ी कमी है, या फिर सरकार उतना डेटा रेगुलेट नहीं कर पा रही है, या फिर ये फिगर किस वजह से इतना नीचे है? देखिए, ये एक हमारा, जैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, हमारा यंग पॉपुलेशन हाई है, उसका एक नेगेटिव भी है। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन, आपको पता होगा कि आप चाइना को भी एक्सीड कर चुके हैं। वी हैव मोर देन 1.4 बिलियन, मतलब 140 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है। तो इसके लिए द डिनोमिनेटेड फैक्टर जो हम बोलते हैं, ये स्टैटिस्टिकल फैक्टर के लिए हमारा पर कैपिटा इनकम लो है अभी। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि आपको इसको इम्प्रूव करना है, ये इसको स्टेडी इम्प्रूवमेंट करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा इकोनॉमी, हमारा जीडीपी एक स्टेडी 7-8% रेट में ग्रो करेंगे ओवर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, तभी ये बढ़ेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट का जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रहा है, उसको और भी फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और मोर रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा। ये सब अगर होंगे, तो आई एम कॉन्फिडेंट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये जो आप 2400 का वी आर सेइंग पर कैपिटा इनकम, ये डेफिनेटली ये दुगना हो जाएगा। वी विल सी $5,000 to $6,000। डेफिनेट इंप्रूवमेंट होगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। सर, इंडियन इकोनॉमी में दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं। जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स में आप तेलंगाना का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो करीब 10-11 साल पहले ही बना था। उसके अलावा चेन्नई है, जो हालांकि पिछले काफ़ी टाइम से ग्रोथ में है। लेकिन फिर नॉर्थ में अगर आप आते हैं तो पंजाब की एक स्टोरी है, एक वेस्ट बंगाल की स्टोरी है, कि ये दोनों प्रदेश एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे जीडीपी में। और वेस्ट बंगाल तो मैन्युफैक्चरिंग हब भी था। वो क्यों इतना नीचे जा रहा है, और क्या सरकार ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को, या ट्रेडिशनल जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उनको स्टेबलाइज नहीं कर पा रही है, और नई की वजह से शायद वो पुराने पीछे छूट रहे हैं? इस पर आप कितनी बड़ी वजह मानते हैं, किस चीज़ों को? देखिए, ये ऐसे एक माहौल हो गया है कि एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हो गया है, जिसमें आपको, जैसे आप बताया, ये जो साउदर्न स्टेट्स है, तमिलनाडु पर्टिकुलरली, आप बताया तेलंगाना, इवन महाराष्ट्र, गुजरात, ये काफी एडवांस्ड हो चुका है। दे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी, स्किल्ड मैन पावर जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाई है। तो क्या हो रहा है, जो जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, दे आर फोकसिंग ऑन दो स्टेट्स ओनली, क्योंकि उसको रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इसको एड्रेस करने के लिए काफी मेजर्स लेने होंगे। जो आपका नॉर्दर्न स्टेट्स है, ईस्टर्न स्टेट्स है, कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू सम मेजर्स, बट स्टेट्स को आगे आना पड़ेगा।
अपना रूल्स रेगुलेशंस में थोड़ा चेंज लेके आना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली होना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा रिफॉर्म स्टेट लेवल में हो जाए, आई एम श्योर सम ऑफ द स्टेट्स काफी इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे इसको। आ, जैसे तो आप देखिए यूपी, यूपी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक पर्टिकुलर इनिशिएटिव। सर, इनकम डिस्पैरिटी के बारे में इंडिया में काफ़ी बोला जाता है कि 1% लोगों के पास 22 से 23% वेल्थ है इस देश में। और फिर वेल्थ टैक्स की बात है। क्या ऐसे मेजर्स हो सकते हैं डेमोक्रेटिक इंडियन देश में जहाँ पर सरकार ले सकती है, या इसको लेकर अभी बात नहीं होती हुई नजर आ रही है? अभी ये बजट में तो वैसे कोई सोच नहीं था, कोई थॉट नहीं था ऑन वेल्थ टैक्स। बोलना मुश्किल है, लेकिन वेल्थ टैक्स देखिए ज्यादातर है कुछ का डेवलप्ड कंट्रीज में वेल्थ टैक्स, इधर आए नहीं है अभी तक। एक वेल्थ टैक्स का नेगेटिव भी है, आप ज्यादा अगर टैक्स करेंगे इफ यूर हाई इनकम पॉपुलेशन को, देन आजकल जैसे है इट इज अ ग्लोबल एनवायरनमेंट, माइग्रेशन हो सकता है, पीपल कैन सेटल, पीपल कैन मूव टू अदर कंट्रीज जिधर टैक्सेशन कम है। तो ज्यादा आज ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में हाई टैक्स रखने का कुछ प्रैक्टिकल एडवांटेज नहीं है, क्योंकि देर इज अ फ्लाइट ऑफ entrepreneurs and capital outside that is possible. ओके ओके सर, ओके सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके बजट के इस स्पेशल डे में। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू, धन्यवाद।